हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये कोई छोटा मोटा एक दो लेक्चर का टॉपिक नहीं है, ये काफी ज्यादा वास्ट सा टॉपिक है। और इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो आपका नाम से समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, चार्जेस की हम बात करने वाले हैं बहुत डिटेल में। 11 जो था आपका मोस्टली वो कभी भी चार्जेस या इलेक्ट्रो वाले वर्ल्ड में नहीं गया, वो मैकेनिक्स से रिलेटेड था। अब जो 12th है वो मोस्टली चार्जेस हो गए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, इन सबको हम लोग 12th में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये जो टॉपिक है, जैसे मेरे नाम से समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब इसके बारे में आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में खास करके 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा कूलम्स लॉ, है ना, चार्जेस कैसे बिहेव करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल, है ना, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो वो सारी बातें इस चैप्टर में स्टार्ट में आएंगी, तो लगेगा सर हमने पहले से पढ़ा हुआ है। लेकिन जैसे 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 स्टेप बाय स्टेप हम डे बाय डे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे टॉपिक कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, काफी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। और बात सबसे इंपॉर्टेंट, इसका वेटेज जेई एडवांस्ड हो, जेई मेन हो, या फिर आपके बोर्ड का कोई भी पेपर हो, किसी भी रिस्पेक्टिव बोर्ड्स में इसका वेटेज अच्छा खासा होता है। मतलब एक टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खास करके अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो इसी के बहुत सिमिलर टॉपिक्स हैं। जैसे आपने ग्रेविटेशन, है ना, ग्रेविटेशन बिल्कुल सिमिलर टॉपिक है इसका। या फिर हम बात करें कैपेसिटर, आगे चैप्टर आएंगे, वो भी इस चैप्टर से कनेक्टेड है। सो ऑल इन ऑल, जो मैं आपको अभी चैप्टर स्टार्ट होने के पहले मैं कोई चीज बता रहा हूं, वो सिर्फ ये है कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ना, और ये स्कोरिंग भी है। और अगर थोड़ी सी स्टार्टिंग के डेज में आपने मेहनत अच्छे से कर ली तो इसको बहुत आसानी से मास्टर किया जा सकता है। मेरे साथ स्टार्ट करते हैं जर्नी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो अब देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो इसका टर्म है इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, ये दो आपको टर्म दिख रहे होंगे इसमें, है ना। अभी जो इलेक्ट्रो का वर्ड का जो मीनिंग होना चाहिए वो आपके दिमाग में क्या आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रो? ठीक है, तो जरा देखते हैं। इलेक्ट्रो बाय डिफॉल्ट उसका मीनिंग है चार्ज। चार्ज सबसे पहले जो एक चार्ज कोई बोलेगा व्हाट इज चार्ज, दिमाग में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यही सब चीजें आती हैं। नाउ व्हाट हैपेंस एक्चुअली इज कि चार्जेस जो हम देखते हैं कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, तो उसके अंदर सारा गेम खेलने वाला इलेक्ट्रॉन है और कोई नहीं है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रो वर्ड है उसको हम चार्ज से कनेक्ट करते हैं। और दूसरा वर्ड तो अंडरस्टूड ही है, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब जो चीज रुकी हुई है, रेस्ट पे है। तो इस चैप्टर में हम प्रीडोमिनेंटली किसकी बातें होने वाली है? चार्जेस जो रेस्ट पे हैं और उनकी वजह से उनके सराउंडिंग्स में किस तरह का इफेक्ट होता है, किस तरीके से वो सराउंडिंग्स के पार्टिकल्स को अफेक्ट कर सकते हैं, या सराउंडिंग के कोई भी ऑब्जेक्ट को एक रुका हुआ चार्ज कैसे अफेक्ट करेगा, उसके बारे में ये चैप्टर हमें डिटेल में समझाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चार्ज, जो हम बातें कर रहे हैं चार्ज की, तो चार्ज के बारे में क्या चीजें हमें पहले से पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चार्ज की बात चल रही है उसमें ये ऐसी ब्रांच है जो रुके हुए चार्जेस के बारे में स्टडी कराता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो ये मीनिंग हो गया। और इलेक्ट्रिक चार्ज, जो चार्ज की हम बात कर रहे हैं, दैट इज, ये एक प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑब्जेक्ट और पार्टिकल प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अब देखना, अब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट्स कुछ चैप्टर्स बाद आएगा। लेकिन हमें पता जरूर होना चाहिए कि एक रुका हुआ चार्ज या एक दौड़ता हुआ चार्ज या फिर बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे भागता हुआ चार्ज, इन सब के इफेक्ट क्या हो सकते हैं उसके सराउंडिंग्स में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है या एक ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसके सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? चार्ज। चलिए, तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इफ चार्ज इज एट रेस्ट, जो मैं बात कर रहा हूं ना, अगर कोई चार्ज रुका हुआ है, अब हम चार्ज की प्रॉपर्टीज देखेंगे कि कैसे कैसे चार्ज हो सकते हैं, है ना, उनका कैसा बिहेवियर हो सकता है, आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी बातें। अब एक खाली पॉइंट्स हैं, सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आपको शायद पहले से ही पता भी होंगे, काफी बच्चों को पता होंगे, लेकिन इसीलिए एक कॉमन सा प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां पर अब सब लोग एक ही स्टेज पे आ जाएंगे। इस पर्टिकुलर आज के लेक्चर के बाद में चार्ज के बारे में आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए, पहली प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने चार्ज की? अगर चार्ज रेस्ट पर है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये दिमाग में आपके होना चाहिए और इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर चार्ज रुका हुआ है तो बस उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, दूसरा, अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन मतलब
कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा। तो जैसे मान लो कि चार्ज पार्टिकल है और वो अगर v की स्पीड से भागता है, कांस्टेंट स्पीड से भागता है, ध्यान रहे, तो वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स दोनों प्रोड्यूस करेगा। अब तीसरा एक और चीज है, वो क्या है, अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मतलब वो एसेलरेट भी कर रहा है, मूव तो कर ही रहा है, एसेलरेट भी कर रहा है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो मैंने लिखा है EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी वो रेडिएट करता है। तो ये आपको एज अ फैक्ट ध्यान रखना है कि किस तरीके से चार्जेस, मतलब चार्ज तो वही है लेकिन उसके मोशन पे डिपेंडेंट, आप देख रहे हो कैसी अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज हैं, तो मोशन डिपेंडेंट बिहेवियर कह सकते हैं चार्ज का होगा विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। चलिए, और क्या है चार्ज की प्रॉपर्टीज अगर हम गौर करें तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है आपको यहां पर कोई 5 कूलम और 3 कूलम में बोल दूंगा तो आप सीधे सीधे उसको 8 कूलम बोल सकते हो। इट्स नॉट लाइक 5 कूलम इस डायरेक्शन में है, 3 कूलम इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों को हम एंगल डिपेंडेंट कुछ करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो 5 कूलम, 3 कूलम या 5 कूलम माइनस 3 कूलम आप स्केलरली ऐड कर दो, 5 और -3 होगा तो 2 हो जाएगा, तो बिल्कुल सीधे सीधे आप ऐड कर सकते हो 5 6 11, 5 - 6 -1, तो ये स्केलर प्रॉपर्टी है, ये कोई डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी नहीं है। चलिए, वही है, अगर मान लेते 7 कूलम से 3 कूलम चला गया यहाँ पे तो इसके पास चार्ज कम हो जाएगा, कितना हो गया चार्ज, और -5 पे +3 आ गया तो स्केलर एडिशन है वो -2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चार्ज दो तरह के होते हैं, है ना, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और क्या चार्जिंग अ बॉडी इंप्लाइज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, पता भी होता है लेकिन कई बार गलती होने के चांसेस होते हैं। गलती किस तरीके से हो सकती है उस पर ध्यान रहे। अगर हम बोलते हैं बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, तो हम बोलते हैं इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। ये सोचना ठीक है लेकिन आपको सोचना कैसे चाहिए वो गलत नहीं है वो थॉट, लेकिन आपके दिमाग में क्या होना चाहिए वो बता रहा हूं। कभी भी आप बोलोगे कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है मतलब आप ये कहोगे कि उसमें डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की, उसमें कमी है इलेक्ट्रॉन्स की। हम प्रोटॉन के बारे में बात ही नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि अब जो कंडक्टर के अंदर सारा गेम जो खेल रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है बॉडी, वो सारा खेल खेलने वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन की बातें नहीं करेंगे, प्रोटॉन न्यूक्लियस में बैठा है, वो कुछ पार्टिसिपेट नहीं करता, सारा पार्टिसिपेशन किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का है, ठीक है। तो अगर मैं बोल देता हूं कि लेट्स से कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, और अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है। बस ये फैक्ट याद रहे, कोई कंफ्यूजन कभी होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिखा भी हुआ है चार्जिंग अ बॉडी इंप्लाइज ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज एज इन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, सही है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज मींस, देखो मैंने बोला ना, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज बॉडी मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो अब जैसे देखेंगे अपने पास एक पॉजिटिव कंडक्टर है ना, और वहां पर अपने पास न्यूट्रल कंडक्टर है, तो अब मैं क्या करूं, इन दोनों को अगर मैंने एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, क्या हो गया, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, तो क्या होगा पता है, चार्जेस मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये गया इधर, तो गया इलेक्ट्रॉन है, कई बच्चों को लगता है सर पॉजिटिव चार्ज यहां पे ज्यादा है तो पॉजिटिव चला जाएगा ना वहां पे, ये नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, इसलिए अब देखो अगला वापस ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर गया मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, और यहां पर इलेक्ट्रॉन आके सेटल हो गया, तो यहां पर जो एक्सेस पॉजिटिव था उसको उसने न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का मतलब है, अगर हम ऐसा सोच लें कि पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर गया, तो ये गलतफहमी नहीं पालनी, ठीक है। हमेशा मूव कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। वो ठीक है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर ऐसा सोचा जा सकता है ना, वो ठीक है, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है, ठीक है। रियलिटी में ऑलवेज जो फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, याद रहे, ठीक है। तो ये चलता रहेगा प्रोसेस, ये देखो ऐसे करते हुए, और कुछ ही देर में जब दोनों पे क्योंकि दोनों आइडेंटिकल साइज के कंडक्टर्स है ना, तो कुछ ही देर में दोनों पे इक्वल, जैसे इस पे देखो कितने 4 पॉजिटिव हो गए, 4 पॉजिटिव हो गए, इक्वल हो गए, तो आइडेंटिकल कंडक्टर्स अगर होते हैं तो उनमें सेम तरह के चार्ज आ जाते हैं कुछ देर बाद, ठीक है। तो ओनली नेगेटिव चार्जेस जो बता रहा हूं, है ना, पॉजिटिव चार्जेस नेवर मूव, बस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये हमें पता होनी चाहिए। चलिए, तो अब एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आपको सब लोगों ने केमिस्ट्री में NaCl, ठीक है, जो आपका कॉमन सॉल्ट है, उसके बारे में सबने पढ़ा है, ठीक है। क्या होता है, सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो, और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कमी है, तो अभी क्या हो जाएगा, जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो एक कंपाउंड बन जाता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। तो अब आप जरा सोचो बहुत ही नैनो स्केल पे, बहुत ही छोटी स्केल पे,
क्या देखा जाए तो सोडियम का मास कम हो जाएगा और क्लोरीन का मास बढ़ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है बच्चों, बहुत कम होता है, लेकिन स्टिल अगर कोई बोले कि बताइए इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से मास बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी उसका मास बढ़ेगा और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उसका मास घटेगा। तो वही सारी बातें हैं। देखो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्यों हो गया? इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। मास डिक्रीज हो गया, उसका मास इंक्रीज हो गया। वही सारी बातें हैं, है ना। चार्ज ऑन प्रोटॉन, और ये जो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे माइनस ही होता है, प्रोटॉन पे प्लस ही होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। चलिए, चार्ज इज कंजर्व्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, चार्ज कभी इवोपरेट नहीं हो सकता, चार्ज कभी गायब नहीं हो सकता सिस्टम से, टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है एक आइसोलेटेड सिस्टम का। ध्यान रहे, एक आइसोलेटेड सिस्टम में कभी भी चार्ज, मैं अगर बोल दूं स्टार्टिंग में जैसे t = 0 पे टोटल मिलाकर सिस्टम में कुछ चार्ज था, और अगर मैं 1 घंटे बाद आऊंगा 5 घंटे बाद आऊंगा, आपस में चार्ज लेन देन हो सकती है सिस्टम के अंदर, लेकिन अगर मैं टोटालिटी की बात करूंगा टोटल चार्ज अभी भी सेम रहेगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब देखो जरा, जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे इनिशियली कितना था, 9 कूलम था, 3 बॉडीज है ए बी और सी, इस पे +4 कूलम, इस पे +8 कूलम, इस पे -3 कूलम, लेट्स से ऐसे कुछ चार्जेस थे। तो अगर कुछ आपस में इन लोगों ने कांटेक्ट कर लिया, कुछ भी हो जाए, जैसे मान लो कांटेक्ट के बाद में ए पे +5 हो गया, बी पे -5 हो गया, बताओ सी पे कितना, तो कोई डाउट मत रखना सी पे उस तरीके से चार्ज आएगा कि टोटल पूरे सिस्टम पर ओरिजिनल चार्ज जितना ही आए। देखो अब इन तीनों को ऐड करो 9 ही आएगा, इन तीनों को ऐड करो 9 ही आएगा, आना ही है। टोटल चार्ज सिस्टम पे हमेशा, आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब ये जो क्वांटाइजेशन वाली बात है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इस क्वांटाइजेशन पे जरा ध्यान देते हैं। क्वांटाइजेशन ऐसा होता है कि मॉडर्न फिजिक्स में हमारे 12th में आता है, फिजिक्स में तो, और 11th में केमिस्ट्री में कई स्टूडेंट्स पहले ही पढ़ लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उसमें क्वांटाइजेशन टर्म आता है। अब पहले क्वांटाइजेशन को किसी ने पढ़ा हो, शायद किसी ने ना पढ़ा हो। क्वांटाइजेशन वर्ड का मीनिंग क्या है जरा समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैं आपको बोलूं कि मुझे 1 से लेकर 10 तक में नंबर्स पिक करने हैं, ठीक है, या 1 से 10 में कितने नंबर्स हैं, तो 1 से 10 के बीच में कोई बोलेगा सर 1 2 3 4 टोटल 10 नंबर्स हैं। अब देखा जाए, सोचा जाए तो एक्चुअली 1 और 10 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। 1 और 10 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, क्योंकि 1.00001, 1.00002 ऐसे करते हुए आप तो कितने नंबर्स लिख सकते हो, 0 ऐड करते जाओ, नंबर बढ़ते जाएंगे। तो 1 से 10 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना है, या ऐसा सिस्टम मेरे पास है जहां पे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स ही सिलेक्ट करेंगे, डेसिमल सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो अब क्या हुआ जरा देखो। जैसे वैल्यू थी पहले 1, उसके बाद आप सीधी वैल्यू 2 ले सकते हो। क्या 1 और 2 के बीच में नंबर्स की कोई कमी तो नहीं है, लेकिन आपने उनको सिलेक्ट नहीं किया। 1 के बाद सीधे 2, 2 के बाद सीधे 3। तो जब आप ऐसे सिलेक्टिव तरीके से चूज करते हो ना किसी को, और बीच की वैल्यूज को आप अंडर अ सर्टेन क्लॉज आप उसको रिमूव करते हो, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उस सिस्टम को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। मतलब कंटिन्यू, जैसे 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स तो बहुत है, कोई भी वैल्यू चूज कर सकते थे, लेकिन आपको क्या कहा गया, इंटीजर ही चूज करना है। तो यहां पे इंटीजर चूज करना ऑटोमेटिकली आपने कुछ एक प्री सेट रूल के मतलब कोई भी एक सेट रूल के अकॉर्डिंग आपने बोला है कि इन वैल्यूज को ही एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो ये क्वांटाइजेशन का मीनिंग है कि आप कंटिन्यूअसली कोई भी वैल्यू, जैसे 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं, आपने किसी को सिलेक्ट नहीं किया, 1 के बाद सीधा 2 किया। ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ ऑड नंबर सिलेक्ट करना है, तो ये भी एक तरह का क्वांटाइजेशन है, क्योंकि आप 1 3 5 7 ऐसे जा रहे हो। तो जब आपको पता है कि इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो उसकी इमीडिएट जो बात आ सकती है वो नहीं है, कोई भी मतलब एक रूल के अकॉर्डिंग वैल्यू चूज होगी और उसके बीच की कोई वैल्यू चूज नहीं होगी, इस तरह की जो फीलिंग है ना, उसको हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। मतलब कंटिन्यूअसली बहुत सारी वैल्यूज अवेलेबल है, लेकिन आप एक सिलेक्टिव वैल्यूज को चूज कर रहे हो, दिस इज क्वांटाइजेशन। तो अब ये बोल रहा है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब ये टर्म का क्या मीनिंग है जरा देखते हैं। चार्ज ऑन एनी बॉडी ऑलवेज एग्जिस्ट इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का फंडामेंटल यूनिट पता है कौन है? स्मॉल ई, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी चार्ज हो सकता है, वो हमेशा ±NE के बराबर होगा। n क्या है? एक इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। ये वैल्यू पता होती है स्टूडेंट्स को पहले से ही, आपको ही पता होनी चाहिए और ये याद रखनी है।
इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 10 के पावर -19 इंटू 1.6 है। अब पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूं मैं, किसी भी बॉडी पे अगर टोटल चार्ज, मैं बोल रहा हूं इसके पास टोटल चार्ज इतना है, तो वो जो टोटल चार्ज है वो हमेशा ई का मल्टीपल ही होगा। ई का मल्टीपल होना जरूरी है, मतलब देयर कैन नॉट बी अ चार्ज लाइक, अगर मैं बोल दूं कि लेट्स से मैं 2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा? ये चार्ज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। दिस चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि 1.6 के बाद सीधे सीधे 3.2 आना चाहिए, या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होंगे, 1.5 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा, उसी के अकॉर्डिंग क्वांटाइजेशन होगा, ये आपको पता रखना है। ठीक है, फिर एसआई यूनिट, अभी इतनी देर से हम डिस्कस कर ही रहे हैं। एसआई यूनिट्स की क्या है? कूलम। ठीक है, कैपिटल सी। सीजीएस यूनिट इसकी स्टैट कूलम है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। ये बहुत पुराने टाइम की यूनिट है, कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ईएसयू में लिख दिया, तो आपको थोड़ा सा कन्वर्जन याद रखना चाहिए कि किस तरीके से आप सीजीएस सिस्टम से एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो जरा, है ना, 1 कूलम कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ईएसयू। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम की यूनिट और अपनी एसआई सिस्टम की यूनिट में जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। जो बिगेस्ट यूनिट होती है कूलम, जैसे कूलम तो क्या हो गया? एसआई यूनिट है, लेकिन जैसे होता है ना, जैसे आप डिस्टेंसेस की बात करते हैं, मीटर, किलोमीटर, ऐसे बड़े बड़े यूनिट जब आते हैं, तो वैसे ही चार्जेस में भी एक बड़ी यूनिट होती है, इसको बोलते हैं फैराडे। और फैराडे किसके बराबर होता है? 96,500 कूलम के बराबर। तो ये सबसे लार्जेस्ट बिगेस्ट यूनिट है किसकी? चार्ज की। तो चार्ज को हम फैराडे में मेजर कर सकते हैं जब चार्ज की क्वांटिटी बहुत मैसिव है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कूलम ही प्रीफर करते हैं। ठीक है, अब क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो सबसे बेसिक चार्ज की प्रॉपर्टी है, ये हम जानते हैं। जैसे एक सिंपल सा स्कीमेटिक है, आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, क्या होने वाला है? रिपल्जन होगा। देखो, रिपल्जन हो गया, दूर हो गए। ये दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, लाइक चार्जेस है ना, टेक्निकली रिपल्जन होगा, बिल्कुल होगा। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा यहाँ पे? अट्रैक्शन। यस, तो अट्रैक्शन होगा तो बिल्कुल दोनों पास आ गए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी प्रिटी क्लियर है, सबको ध्यान है। आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी तो नहीं है ना कि हर बॉडी पॉजिटिवली या नेगेटिवली ही चार्ज हो, बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है। सही है, लेकिन पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट यहां पे कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज है 100% है, याद रखना उसके पास मास होगा। देयर कैन नॉट बी अ बॉडी जिसका जो बॉडी ऐसी बॉडी हो ही नहीं सकती जो मासलेस हो और उस पर चार्ज हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चार्ज क्या लिखा हुआ है? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज है तो मास होएगा ही होएगा, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे एग्जांपल है, जैसे न्यूट्रॉन है, वो चार्जलेस है बट मास तो होता है ना। सही बात है ना? तो फोटोन है, उसका 0 रेस्ट मास होता है। अब फोटोन के बारे में पता है नहीं पता है, खाली नॉलेज की बात है, आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। केमिस्ट्री में शायद पढ़ा भी होगा कि फोटोन का 0 रेस्ट मास होता है और उसके पास कोई चार्ज नहीं होता, है ना। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं, लेकिन ओवरऑल जो मुद्दे की बात वो बस इतनी सी है कि चार्ज जो होगा वो हमेशा ही मास के साथ एसोसिएटेड होगा, ये बात ध्यान रखनी। ठीक है, फिर चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट वेयर एज मास इज वेरिएंट। अब इसका क्या मीनिंग है? अब एक्चुअली वापस वही पता है पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि जो एक्सप्रेशंस की बात होगी, जो फॉर्मूले अभी हम देखने वाले हैं, वो हमारे कोर्स के तो बियॉन्ड है। ठीक है, कोर्स के बियॉन्ड मतलब इसको हमें यूज नहीं करना है, लेकिन प्रॉपर्टीज की जब बात होती है कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है ना, मास की क्या प्रॉपर्टी है, तो आइंस्टाइन भाई साहब जो बड़े लोग थे, उन्होंने बताया था कि मास जो चीज होती है ना, वो स्पीड डिपेंडेंट होती है। मतलब आप अगर बहुत तेजी से भागोगे ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी का मास चेंज हो जाएगा। ये सर ऐसे कैसे हो सकता है? अब वो उसकी रिलेटिविटी थियरी है, वो हमारे 11-12 के कोर्स के तो बियॉन्ड है, लेकिन हाँ, उनका जो एक्सप्रेशन था, जो उन्होंने एक्सप्रेशन दिया है उनकी अपनी थियरी से, उसको हम जरा देख सकते हैं। तो वो क्या है? तो ठीक है, जैसे ये एक्सप्रेशन दिया था, ठीक है, आइंस्टाइन ने, डायनामिक मास के अगर वेलोसिटी, इसकी स्पीड पे डिपेंडेंट है बॉडी का मास। जैसे आप जो अभी अपन रेस्ट पर है, तो हमारा एक मास है, ठीक है, मान लेते हैं उसको हम रेस्ट मास मान लेते हैं, है ना। किसी का 65 kg, 50 kg, 55 kg, सबके अपने अपने वजन है। अब अगर मैं दौड़ने लगूं, बहुत तेजी से दौड़ने लगूं, तो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग आपका डायनेमिक मास ये हो जाएगा। मतलब उनका कहना है कि मास एक्चुअली स्पीड का फंक्शन होता है। अब हम कितनी स्पीड से दौड़ लेंगे? पॉइंट वही है, 1 मीटर पर सेकंड। कोई तेजी से गाड़ी 2 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर, और क्या ज्यादा स्पीड होगी। अब नीचे कौन है पता है? ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो अब जरा खुद सोचो, v²/c² कितना नेग्लिजिबल टर्म आएगा। लाइट की स्पीड तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है,
और हमारे जो आसपास के जो रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्पीड कितनी ही हो पाती है। इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कभी हमारा मास स्पीड की वजह से एटलीस्ट बढ़ता हुआ घटता हुआ नहीं दिखता। सही बात, क्योंकि v²/c² का फैक्टर नेग्लिजिबल है। ये वैल्यू इतनी लगभग जीरो के आसपास आएगी कि डिनोमिनेटर लगभग 1 ही बन जाएगा और आपका डायनेमिक मास मोर और लेस रेस्ट मास के बराबर ही आ जाएगा। तो ये सारी बातें मास की कर रहे हैं। आप बोलो सर चैप्टर तो चार्ज का था, एग्जैक्टली। तो ये जो मास में ऐसा रिलेशन होता है ना, वैसा चार्ज में पुराने टाइम में लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि शायद ऐसा होता होगा, लेकिन देखा गया एक्सपेरिमेंट से कि चार्ज इनवेरिएंट है, चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो बस ये पॉइंट है। और लिखा भी है v इंक्रीजेज इन डायनामिक मास ऑल्सो इंक्रीज, वो दिख रहा है v अगर बढ़ेगी तो डायनामिक मास, ये तो मास की बात हुई। लेकिन जो पॉइंट क्या है, चार्ज स्पीड डिपेंडेंट नहीं होता। अगर चार्ज रुका हुआ है और उस पर 1 कूलम चार्ज है तो कितनी भी लाइट की स्पीड से दौड़ जाए लेकिन उस पर चार्ज अभी भी 1 कूलम ही रहेगा, ये ध्यान रहे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल देखते हैं क्या हो रहा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी टू प्रोड्यूस 1 कूलम चार्ज। अब मुझे 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा। तो जरा देखो कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करना है तो 1 कूलम इज इक्वल टू n इंटू ई। ट्राई टू अंडरस्टैंड, चार्ज हमेशा e का n मल्टीपल ही होगा। ठीक है, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 1/e, मतलब 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना होगा। अब 10⁻19 का फैक्टर ऊपर आ गया, देख रहे हो कितना बड़ा फैक्टर हो गया ये। तो 1/1.6 ये कितना हो गया लगभग, ये हो गया आपका 5/8। तो 5/8 इंटू 10⁻19 आपको लगभग इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, तब जाके 1 कूलम चार्ज आप प्रोड्यूस कर पाओगे। तो बहुत मैसिव वैल्यू है। 1 कूलम चार्ज के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, 10⁻19, दिस मच अमाउंट, है ना। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में बोला एक न्यूट्रल बॉडी है जो कि 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर चुकी है और बोला बताइए चार्ज कितना होगा बॉडी पे। अब सबसे पहली बात, अगर एक न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो टेक्निकली डेफिशिएंसी हो जानी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो बॉडी विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो पहले तो एक बात समझ में आनी चाहिए, कितना चार्ज हो जाएगा। तो ये तो बड़ा आसान है, क्या हो गया, कैपिटल Q इज इक्वल टू NE। कितना चार्ज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हमें ऑलरेडी पता है इसलिए मैंने पहले ही प्लस लगा दिया। कितने चार्ज निकाले आपने, 10⁻18, इतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, और एक पर कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो बस आसानी से आ गया यहाँ पे 0.16 कूलम, इतना आपका चार्ज आ जाएगा रिमूव होते ही, है ना। चलिए और क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बॉडी हैज -10 कूलम चार्ज, ठीक है, और 3 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम बॉडी। फाइंड चार्ज ऑन बॉडी। बॉडी ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज थी, एक्सेस में नेगेटिवली चार्ज थी, और उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर कुछ एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स थे और वो निकल गए तो ओवरऑल इसका जो टोटल नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ा कम हो जाएगा। सही है, तो अभी हम पहले पता लगा रहे थे कितना चार्ज इसने रिमूव कर दिया अपने आप में से। तो कैपिटल Q है ना, तो कैपिटल Q इक्वल टू कितना हो गया 3 इंटू 10⁻19 है ना, इंटू E, वापस वही, तो कितना हो गया 4.8 कूलम। तो 4.8 कूलम, इसकी वैल्यू हमें पता है 1.6 है ना, तो 4.8 कूलम जितना चार्ज उसने भेज दिया। तो ओवरऑल अब इस पे चार्ज कितना आ गया, देयरफॉर Q न्यू कितना हो गया, इस पर ऑलरेडी कितना था -10 कूलम था, और उसने 4.8 नेगेटिव में जाने दिया, तो अब इसके अंदर प्लस कर लेते हैं। तो कितना हो गया यहां से -5.2 कूलम, ये इस पर नेट चार्ज हो गया। सही है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं फिर। अब बोला है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड फ्रॉम अ बॉडी। ठीक है, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड निकल रहे हैं, तो कितनी देर बाद बॉडी पे 3 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। तो ये भी जरा देखो वापस क्या है, 3 माइक्रोकूलम चार्ज का मतलब हो गया, है ना, जैसे ये रहा 3 माइक्रोकूलम चार्ज का मतलब हो गया 3 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो, है ना, और 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड निकल रहे हैं। तो अगर मान लेता हूं कि टी टाइम तक चार्जेस निकल रहे होंगे, टी टाइम तक, तो टी टाइम में कितने निकल चुके होंगे 10⁻6 इंटू टी, इतने तो पार्टिकल्स निकल चुके होंगे, तो टोटल चार्ज कितना निकल गया होगा इंटू ई। सही है, तो यहां से देखो 3 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 10⁻6 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू टी,
ये आपका पूरा एक्सप्रेशन बन गया। तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻12, तो 10⁻7 आ जाएगा यहाँ पे। तो 3/1.6 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स, कुछ इस तरह का आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कितना हो जाएगा ये, अगर 2 से जाएगा तो या 30/16 कर लेंगे। 30/16 करते ही 15/8 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स, ये आपका इफेक्टिवली आंसर हो जाएगा। फ्रैक्शन में इसको चाहे तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना टाइम लगेगा अगर आपको 3 माइक्रो कूलम चार्ज करना है तो, अगर इस रेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे।